रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 8। वी अक को अपने रूम में देखकर हैरान थी। इस वक्त अक उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वी अपने हाथ को बंद लेती है और उसने आंखें छोटी करके पूछा, अंडस्को, तुमने मेरे एसफ सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मेरे रूम में केफ कैसे आए? अक वी को दीवार से सटाकर अपना एक हाथ दीवार पर रखकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अंडस्को, अपने पैरों से चलकर आया हूं। वी मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, सभी अपने पीफ पैरों से ही चलते हैं। अक उसकी आंखों में देखते हुए उसके लाल गालों को देखता है जो शॉवर लेने के कारण हुए थे। फिर वो वी की गर्दन से होते हुए अपनी नजरों को नीचे ले जाने लगा। ये देखकर वी की आंखें छोटी हो गई। वो अपने हाथ को अक के गालों पर रखकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करते हुए एटीट्यूड से बोली, अंडस्को, नजरें नीचे ले जाने की केफ कोशिश भी मत करना, वरना एफो अंजाम बहुत बुरा होगा। अक उसके बेहद करीब जाते हुए उसके गालों पर अपनी गर्म सांस छोड़कर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडस्को, अंजाम की चिंता आक्रांत ओबरॉय नहीं करता। वो अपने दोनों हाथ को वी की कमर में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वी नर्वस हो गई थी, पर उसने अपने चेहरे से यह जाहिर नहीं किया। उसके दोनों हाथ अक के सीने पर थे। वी सिडेक्टिव वे में अपने हाथ को अक के सीने पर इधर उधर फिराते हुए अचानक ही अपनी दो उंगलियों को अक के सीने पर जोर से दबा देती है। उसके ऐसा करते ही अक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगे। उसकी मुट्ठी कस गई। वहीं वी खतरनाक नजरों से अक को देख रही थी। अक के माथे से अब पसीना निकलने लगा था। उसकी माथे की नसें भी दिखने लगी थी। वी अचानक ही उसे पलटकर दीवार से लगा देती है। फिर अपने हाथ को और भी ज्यादा तेजी से उसके सीने पर प्रेस करते हुए बोली, अंडस्को, लगता है एफो एंग्री बॉय, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एफो आगे बढ़ने लगे हो। पर भूलना मत, तुम्हारे सामने केफ कौन है, और मुझे पीफ पटाना इतना आसान नहीं। इसलिए केफ कोशिश करते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। वी एटीट्यूड से इतना कहते हुए अक को देख अपनी एक आंख विंक करती है, फिर चेंजिंग रूम में चली जाती है। अक एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारता है, फिर अपनी डेंजरस नजरों से उस तरफ देखने लगा जिधर वी गई थी। अक थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा अपने रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरत थे। उनका रूम बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हर तरफ रोमांटिक लाइट और कैंडल्स जल रही थी। तभी उनकी नजर सामने से आती हुई मिसेज राणा पर पड़ी, जिन्होंने रेड साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मिसेज राणा को देखते ही मिस्टर राणा की आंखें छोटी हो गई, मगर उनकी हालत जो हो रही थी वही समझ सकते थे। मिस्टर राणा मिसेज राणा के थोड़ा करीब आए। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर उन पर लट्टू हो रहे थे, पर वह उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने अपनी इमोशंस को संभाला और इग्नोर करते हुए वॉशरूम के अंदर चले गए। ये देखते ही मिसेज राणा हल्का सा मुस्कुराई और खुद से बोली, अंडस्को, खडूस कहीं के। मिस्टर राणा वॉशरूम में पहुंचते ही अपने ऊपर पानी के छींटे मारने लगे और खुद के गालों को थपथपाते हैं। वो बोले, अंडस्को, ये तो आज कयामत लग रही है। आखिर इसका इरादा क्या है? तभी उनके कानों में पीछे से एक आवाज पड़ी, अंडस्को, इरादा तो बहुत बुरा है, जिसे शायद आप समझ भी चुके हैं। मिस्टर राणा हैरानी से बोले, अंडस्को, आप? वो हैरान थे, क्योंकि मिसेज राणा हमेशा तुम करके बात करती थी। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो मिसेज राणा अपना एक हाथ दीवार पर रखकर बड़े ही स्टाइल से खड़ी थी। मिस्टर राणा उन्हें देखते ही इग्नोर करके जाने लगते हैं, पर मिसेज राणा उनका हाथ पकड़ लेती है। उनके हाथ पकड़ते ही मिस्टर राणा के होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट आ गई, जो अगले ही पल गायब हो गई। लगभग 5 मिनट बाद मिस्टर राणा और मिसेज राणा रूम में थे। रूम से केवल कुछ आवाजें ही आ रही थी। अगली सुबह वी और अक एक ही बेड पर एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे। वो हर एक चीज से बेखबर थे। अक शर्टलेस था और वी ने ब्लैक कलर की शॉर्ट्स और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। मिसेज राणा इस वक्त अपने कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी और थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। 3 से 4 फाइल देखने के बाद उनके सर में दर्द होने लगा। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने अननोन नंबर देखा तो उनकी आईब्रो पर हो गई। फिर कॉल रिसीव करके जैसा ही कान पर लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वो गुस्से में बोली, अंडस्को, क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वाले इंसान ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा ही है, तुम जाकर खुद देख लो।
उसने और भी कुछ कहा, जिसे सुनकर मिसेज राणा गुस्से से कॉल कट कर देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वो थोड़े गुस्से में लग रही थी। वी के रूम के सामने जाकर वो खड़ी हो गई। उन्होंने दरवाजे के हैंडल पकड़ा तो दरवाजा खुला था। ये देखकर एक गहरी सांस लेती है। उनकी आंखें सख्त हो गई। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखा, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। मिसेज राणा की तेज आवाज पूरे पैलेस में गूंजने लगी, अंडस्को वी अक, ये सब क्या है? तुम दोनों एक साथ इस हालत में? बाहर खड़े गार्ड तक यह आवाज सुनकर डर गए। वी, जो कि गहरी नींद में सो रही थी, वह भी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और हैरानी से मिसेज राणा को देखने लगी, जो आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। वी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसने आलस से पूछा, अंडस्को डी फॉर डार्लिंग, क्या हुआ है? मिसेज राणा पानी से भरे जग को उठाकर एकदम से वी के मुंह पर फेंकती है और गुस्से में बोली, अंडस्को अपनी आंखें खोलो और बताओ मुझे, अक तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पर इस हालत में क्या कर रहा है और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वी नींद में होने के कारण अभी भी ठीक से कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अक का नाम सुनते ही उसकी सारी नींद छू मंतर हो गई। उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर जम सा गया था। उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पलटकर अपने बगल में देखा तो अक शर्टलेस उसके बगल में ही बैठा था। अक एक्सप्रेशन लेस भाव से इस वक्त मिसेज राणा को देख रहा था। वी अक को अपने बगल में देखकर चौंकते हुए मन में बोली, अंडस्को इसे तो मैंने आर फॉर रात को भेज दिया था। इसकी हेच फॉर हिम्मत कैसे हुई मेरे बीफ बेड पर आने की? वी शौक थी, लेकिन उसे मिसेज राणा से डर लगता था, इसलिए वो अपने होठों को चबाने लगी। वही मिस्टर राणा, जो कि शावर ले रहे थे, वो मिसेज राणा की तेज आवाज सुनकर खुद से ही कहते हैं, अंडस्को जरूर कुछ गलत होने वाला है। इतना कहते ही उनके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी। वो जल्दी से शॉवर लेने के बाद तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। इस वक्त मिसेज राणा सोफे पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठी थी। उनके सामने वी अपना सर झुका कर खड़ी थी, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। वी अपने उंगलियों को बहुत ही तेजी से मसलते हुए अपनी नजर उठाकर मिसेज राणा को देखकर बोली, अंडस्को डार्लिंग। मिसेज राणा गुस्से में बोली, अंडस्को शट अप। मिस्टर राणा गुस्से में बोले, अंडस्को पिया, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? मिस्टर राणा वी के पास खड़े हो गए। मिसेज राणा वी और अक की तरफ इशारा करके बोली, अंडस्को मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि यह दोनों एक साथ एक बेड पर क्या कर रहे थे। इसकी उम्र ही क्या है? सिर्फ 18 की है। यह अभी से ही ऐसी हरकतें कर रही है। वी मिस्टर राणा की शर्ट को कस के पकड़कर जवाब देती है, अंडस्को पर ऐसा कैफ कुछ नहीं है। वह तो मिसेज राणा उसे काफी गुस्से में देख रही थी, इसलिए वह आगे के शब्द नहीं बोल पाए। मगर मिसेज राणा पहली बार इतने गुस्से में थी। वी की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वो मिस्टर राणा को और जोर से पकड़ लेती है। अक काफी देर से खड़ा ये सब देख रहा था। जब उसने देखा मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपनी गर्दन में हाथ फेरता है। वो बहुत ही डेंजरस लग रहा था। उसके शरीर से डेंजरस ऑरा भी निकल रहा था। उसने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और 2 उंगलियों से अपने माथे को रब करते हुए दांत पीसकर बोला, अंडस्को अब उसे डराना बंद करिए। शी इज माई वाइफ, मिसेस वी अक्रांत ओबेरॉय। इस तरह में अगर हम साथ सो भी गए तो प्रॉब्लम ही क्या है? आफ्टर ऑल हम हस्बैंड वाइफ है। अक के शब्द मिसेज राणा को शौक में डालने के लिए काफी थे। वी मिसेज राणा से डरी हुई थी, लेकिन वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वह इस सिचुएशन को संभाले। उसके आंखों में जो आंसू थे, जो पूरी तरह से झूठे थे। वी एक डरे हुए बच्चे की तरह मिस्टर राणा के गले लगी हुई थी। कोई भी उन्हें देखकर यही सोचेगा कि वी रो रही है और मिस्टर राणा उसे संभाल रहे हैं। अपने सामने चल रहे ड्रामा को देखकर मिसेज राणा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो उस बारे में सोचने लगी जो कुछ देर पहले अक ने कहा था कि वी उसकी वाइफ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। वो शॉक भी नहीं हो पा रही थी, इतना बड़ा उन्हें झटका लगा था। मिस्टर राणा वी की पीठ को सहलाते हुए धीरे से उसके कान में बोले, अंडस्को इतना ओवर ड्रामा मत करो, वरना उसे शक हो जाएगा। नॉर्मल एक्टिंग करो, और वैसे भी इस लड़के ने तुम्हें फंसाया है, तो अब इसे फंसाओ। वी जैसे ही यह सुनती है, वो कस के अपनी पकड़ मिस्टर राणा के शर्ट पर कस देती है। वो अपनी लाल आंखों से अक को देख रही थी, जिसने सारा रायता फैलाया था।
वी उसे कोसते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को, तुमने यह एफो अच्छा नहीं किया है। सिर्फ चक्र, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही अक एक्सप्रेस लेस भाव से खड़ा था। मिसेज राणा अपनी आंखें खोलती है और वी से बोली, अंडरस्को, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए और पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना। वी 3 से 4 बार अपनी पलकें झपकाती है। वो अपनी आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मिस्टर राणा से थोड़ा दूर होकर मिसेज राणा के सामने सर झुकाते हुए सुबकते हुए बोली, अंडरस्को, डी फॉर डार्लिंग, एम फॉर मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं आई फॉर इनोसेंट हूँ। मुझे एफ फॉर फंसाया जा रहा है। मिसेज राणा उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है और कोल्ड वॉइस में सवाल करती है, अंडरस्को, तुम्हें फंसाया जा रहा है और कौन तुम्हें फंसा रहा है? याद रखना, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। तभी मिस्टर राणा बीच में ही टोकते हुए बोले, अंडरस्को, तुम मेरी बेटी को कुछ बताने का मौका कहाँ दे रही हो? दिख नहीं रहा वो कितनी ज्यादा डरी हुई है और कितना ज्यादा रो रही है? कहते हुए वह झूठ मूठ का वी के आंसू को पोंछते हैं। मिसेज राणा मिस्टर राणा से बोली, अंडरस्को, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही इसकी तरफदारी करते हैं? अभी इससे 4 कदम की दूरी पर खड़े हो जाइए। मिस्टर राणा अपनी आंखें छोटी करके बोले, अंडरस्को, क्यों? मिसेज राणा इस पर ऑर्डरिंग टोन में बोली, अंडरस्को, जितना कहा है उतना करिए। 4 कदम की दूरी। कहते ही वो उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तो मिस्टर राणा अपने थुक को घटकते हुए 4 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। फिर अक और मिसेज राणा को देखते हुए बोले, अंडरस्को, खबरदार, अगर मेरी दूरी का फायदा उठाकर मेरी बेटी को डराया तो। अक और मिसेज राणा दोनों ही हैरानी से उन्हें देखने लगे, क्योंकि वो बस 2 ही कदम की दूरी पर खड़े थे और बोल रहे थे कि वो सब वी का डराएंगे। मिसेज राणा वी को देखती है तो वी अपनी उंगलियों को मसलते हुए अपनी हंसी को रोक रही थी, क्योंकि उसे इस सीरियस सिचुएशन में बहुत हंसी आ रही थी। वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपनी कमजोरी सी आवाज में बोलना शुरू करती है, अंडरस्को, डी फॉर डार्लिंग। इस सी फॉर चक्र ने मेरा फायदा उठाया है। मैं एम फॉर मासूम सी गुड़िया तो अपने दोस्त से मिलकर घर वापस आ रही थी, पर आर फॉर रास्ते में ही मुझे किसी ने के फॉर किडनैप कर लिया। जब मैंने किडनैपर का चेहरा देखा तो मेरे एच फॉर होश, डी फॉर दिल, एफ फॉर फेफड़े और के फॉर किडनी सब उड़ गए थे। क्योंकि यह आक्रांत ओबरॉय था, मैंने इसे बहुत रोका, लेकिन इसने जे फॉर जबरदस्ती शादी कर ली और कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अभी को एम फॉर मार देगा। आपको पता है, जब आपका और अभी का के फॉर किडनैप हुआ था, उन सब में इसी का हाथ था। यह ए फॉर आशिक आवारा की तरह काफी पहले से ही मेरे पीछे पड़ा था, पर एम फॉर मैंने इसे कभी भाव नहीं दिया। जब बात नहीं बनी तो इसने आप सबको के फॉर किडनैप कर लिया, लेकिन डी फॉर दुनिया वालों को लग रहा था कि किसी और ने मुझे के फॉर किडनैप किया। यही है डी फॉर डार्लिंग, जिसने मुझे जी फॉर गर्ल से एम फॉर महिला बना दिया। अगर डी फॉर डैडी ना होते तो मैं कांच की तरह टूटकर बी फॉर बिखर गई होती। इतना कहकर वो जमीन पर गिरने की एक्टिंग करती है, पर मिस्टर राणा उसे पकड़ लेते हैं। वी अपना चेहरा मिस्टर राणा के सीने में छुपाकर हंस रही थी, ऐसा लग रहा था वह रो रही हो। मिस्टर राणा अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाकर मिसेज राणा को डांटते हुए बोले, अंडरस्को, मिल गया तुम्हें जवाब। मेरी बच्ची इतने दिन से जो भूलने की कोशिश कर रही थी, वो तुमने याद दिलाकर उसे कितना ज्यादा हट कर दिया है। देखो कितना रो रही है। अब मैं आगे कोई बहस नहीं चाहता। अगर तुमने फिर से भी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार सच में उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसके बाद वो हक को अपनी वार्निंग भरी नजरों से घूरते हुए बोले, अंडरस्को, और तुम मेरी वोल्कानो परी से दूर रहो। ब्लैकमेल करके शादी कर लिया, अब उसे परेशान भी करोगे। जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से चले जाओ। मैंने अपने हाथ बांध रखे हैं, क्योंकि संजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वरना अब तक मैंने तुम्हारे साथ क्या किया होता मुझे खुद भी नहीं पता। इतना कहते ही वो वी को लेकर वहां से चले गए। दरवाजे के बाहर निकलते ही मिस्टर राणा और वी एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। वी हंसने लगती है तो मिस्टर राणा अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोले, अंडरस्को, शुश, शांत हो जाओ। अगर अंदर उस खूंखार लेडी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। वी भी जल्दी से शांत हो जाती है। वही रूम के अंदर का माहौल बहुत अलग था। मिस्टर राणा के जाने के बाद मिसेज राणा और अक एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर ही कोई भाव नहीं थे। मिसेज राणा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उन्होंने अपने हाथ को बांधते अक को ऊपर से नीचे तक घूरा। काफी देर तक वो दोनों रूम में रहते हैं।
लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। आक्रांत के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। वही मिसेज राणा बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वी अभी के रूम में थी, जहां पर वो पहले ही शावर ले चुकी थी। वही अभी और मिस्टर राणा डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिसेज राणा और अक को देखते ही तीनों उन्हें बुरी तरह घूरने लगे। मिसेज राणा अक के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अक वी को देखकर डेविल स्माइल करता है, तो वी मिस्टर राणा को देखने लगी। अभी वी ने जूस का एक सिप पिया ही था कि तभी मिसेज राणा बोली, अंडरस्को वी तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने ससुराल जाओ। इतना सुनना था कि वी जो जूस पी रही थी उसे ठसका लग गया, जिससे सारा का सारा जूस उसके मुंह से बाहर निकल आया और वह बुरी तरह खांसते हुए चिल्लाई, अंडरस्को क्या? नहीं, डी फॉर डैडी। अभी और मिस्टर राणा वी एकदम से शॉक थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओबरॉय अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी खुश होकर रुक्मणी जी के रूम में थी। दोनों के ही हाथ में डाइवोर्स पेपर्स था, जिन पर अक के सिग्नेचर थे। मिसेज ओबरॉय खुश होकर बोली, अंडरस्को अब तो उस गूंगी लड़की को मेरे बेटे को छोड़ना ही होगा। रुक्मणी जी मिसेज ओबरॉय को शाबाशी देते हुए बोली, अंडरस्को तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर तुमने ये सिग्नेचर कैसे लिए? अक जैसे शातिर इंसान को तुमने बेवकूफ कैसे बनाया? मिसेज ओबरॉय के होठों पर घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बड़ी अदा के साथ कहा, अंडरस्को आप चिंता मत करिए, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और रही बात साइन लेने की, तो यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बस उस लड़की की साइन बाकी है। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। वी मिस्टर राणा और अभी तीनों ही शौक होकर मिसेज राणा को देख रहे थे, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट करके खड़ी हो चुकी थी। उन तीनों को गले से अब खाना उतर ही नहीं रहा था। वी जो शौक थी वो अपने शौक से बाहर आते हुए मिसेज राणा का हाथ पकड़ लेती है। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, अंडरस्को डी फॉर डार्लिंग आप ये क्या कह रही हैं? मैं केफ कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेज राणा वी की तरफ नहीं देखती। उन्होंने अक की तरफ देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडरस्को यू एंग्री बॉय अपनी बीवी को लेकर जाओ। सबसे पहले इसे बोलने का तरीका सिखाओ, साथ में ये भी सिखा देना कि अपनी माँ को माँ कहते हैं, डार्लिंग नहीं। वो गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपना बैग लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। वी शौक होकर अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, जबकि अभी जा चुका था, लेकिन मिस्टर राणा भी वी के पास खड़े थे। अक डेविल स्माइल करके मिस्टर राणा के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को ससुर जी। मिस्टर राणा बीच में ही भड़कते हुए बोले, अंडरस्को मैं तुम्हारा कोई ससुर जी वसुर जी नहीं हूं, समझे तुम? और खबरदार अगर मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर गए तो वो सिर्फ मेरी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं। इतना कहते ही वो वी को पकड़कर अपने पीछे कर लेते हैं। वी भी उनकी आस्तीन को पकड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को डी फॉर डैडी हेल्प मी, ये सी फॉर चक्र मुझे उठा ले जाएगा। अक उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को अभी अपना ड्रामा करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे डी फॉर डैडी को। आज तक कितने सारे झूठ और सच छुपाए हैं मेरी प्यारी और भोली सासू माँ से। क्या मैं जाकर उन्हें सब बता दूं? मिस्टर राणा गुस्से में बोले, अंडरस्को क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कौन सा सच छुपाया है हमने? अक अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को वो तो आपको ही पता होगा ना ससुर जी। वह क्या है ना दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको बता दूं और यह खबर उड़ते उड़ते प्यारी सासू माँ के कानों तक चली जाए। उसके बाद आपका और आपकी इस वोल्केनो परी का क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे मेरे साथ जाने दीजिए। मिस्टर राणा गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों में अक के लिए बेहिसाब गुस्सा था। वी भी काफी ज्यादा सीरियस नजर आने लगी थी। वी एक कदम आगे जाकर अक की कॉलर को पकड़कर बोली, अंडरस्को तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी एल्फ लिमिट क्रॉस कर रहे हो? तुम मेरे डीफ डैडी को इस तरह डीफ धमकी नहीं दे सकते। यह मैं बीफ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अक जैसे ही देखता है वी ने उसके कॉलर को पकड़ा हुआ है, तो वह अपने हाथ को वी के कलाई के ऊपर रख देता है और उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, अंडरस्को आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आक्रांत ओबरॉय की कॉलर पकड़ने की। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसके हाथ काट चुका होता। और मेरी प्यारी वोल्कानो बेबी, ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अगर तुम चाहती हो उसके बारे में किसी को पता ना चले तो चुपचाप अपने ससुराल चलो। वी और मिस्टर राणा दोनों ही अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का दिमाग उतने ही तेज चलता था और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा था। बस वी लोगों के सामने इनोसेंट बनती थी और यह मिस्टर राणा ने ही उसे सिखाया था। अक उन्हें गुस्से में देखकर हल्के से मुस्कुराया, फिर मिस्टर राणा के गोल गोल घूमते हुए हंसते हुए बोला, अंडरस्को। मिस्टर अंकित राणा, दी ग्रेट बिजनेसमैन, जिन्होंने अपनी बेटी को खूनी बना दिया। कल के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन कैसी रहेगी? मिस्टर राणा दांत पीसकर उसे उंगली दिखाते हुए बोले, अंडरस्को, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अक उन्हें और गुस्सा दिलाते हुए बोला, अंडरस्को, ओह रियली, मुझे तो लगा था मैं हद पार तब करूंगा जब प्यारी सासू माँ को ये सब पता चलेगा। इतना कहते ही वो अपने फोन में एक वीडियो लगाकर दोनों के सामने कर देता है। वी और मिस्टर राणा उस वीडियो को देखकर शॉक हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखने लगे। उनके शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर अक हंस कर बोला, अंडरस्को, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। अगर वी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो यह वीडियो मैं प्यारी सासू माँ को भेजने में जरा सा भी समय नहीं लगाऊंगा। इतना कहते ही वो फोन को नीचे कर काउंट करना स्टार्ट करता है, अंडरस्को 1 2 3 4। वो जैसे ही 5 बोलने वाला था अचानक ही वी बोली, अंडरस्को, रुको। मिस्टर राणा उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, तो वी धीरे से उनके कान में बोली, अंडरस्को, डी फॉर डैडी, मुझे जाने दीजिए। मुझे पता है मुझे अब क्या करना है। वह आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ इशारा देती है, तो मिस्टर राणा उसके हाथ को छोड़ देते हैं। उन्होंने अक को वार्निंग देते हुए कहा, अंडरस्को, अगर मेरी बेटी का कुछ भी होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते ही वो गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाते ही अक ने वी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर अपनी कार में बैठा देता है। फिर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को स्टार्ट कर देता है। कार में शांति छाई थी। अक अचानक ही कार को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। वी खिड़की से बाहर देखती है तो आसपास उसे सिर्फ पेड़ ही नजर आ रहे थे। ये देखकर उसने कंफ्यूज होकर अक को देखा, तो अक अपनी सीट बेल्ट निकालकर एकदम से वी को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। वी हैरान हो गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अक उसकी कमर को कस के पकड़कर खुद से सटा लेता है। वी और अक एक दूसरे के बेहद करीब थे। अक अपने हाथ की अंगूठे से वी की गालों को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, यह मासूम सा चेहरा कितना मासूम लग रहा है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुमने कभी किसी को मारा होगा। वोल्कानो बेबी, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। जितनी भोली हो उतनी कातिलाना भी हो और उतनी ही बोल्ड भी हो। अक की बातें सुनकर वी उसे घूरने लगी, तो अक उसके होठों को सहलाते हुए उस पर अपनी पकड़ कसते हुए मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, अंडरस्को, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। मेरे साथ इसलिए प्यार से बिहेव कर रही थी ना, क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। अचानक ही अक की बात सुनकर वी उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर अक ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, मगर पागलपन से भरी थी। वह अपने बालों में हाथ फेरता है और अचानक ही वी के दोनों गालों को कस के पकड़कर दांत पीसते हुए आगे बोला, अंडरस्को, तभी मैं सोचूं, तुम्हारी जैसी लड़की इतनी आसानी से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे करने लग गई, वरना तुम्हारा बस चले तो मुझे जान से ही मार दो। सच सच बताओ, अपनी दोस्त महिमा के लिए ही तुम मेरे साथ करीबी बढ़ा रही थी ना, ताकि उस इंसान का पता लगा सको जिसने उसके साथ धोखा किया है। आई एम राइट वोल्कानो बेबी, प्लान तो बहुत अच्छा था, बट तुम मेरे साथ गलत खेल गई। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में बेतहाशा नफरत झलक रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे वी की गर्दन से होते हुए कमर तक जाने लगे। वी को उससे डर नहीं लग रहा था, मगर वो अक के मुंह से सारा सब जानकर थोड़ी सी हैरान थी। उसने सच को छिपाते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ करके कहा, अंडरस्को, ये तुम केफ क्या बीफ बकवास किए जा रहे हो? अक उसके दोनों गालों को पकड़कर बोला, अंडरस्को, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम्हें पता है इस दुनिया में मुझे किस चीज से नफरत है? वी उसकी तरफ देखने लगी, तो अक उसे अपने और स्टीयरिंग व्हील के बीच दबाते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, मुझे नफरत है गलती करने वालों से, और तुमने वही किया। आक्रांत ओबरॉय झूठ बोलने वाले और गलती करने वालों को कभी माफ नहीं करता, बल्कि सजा देता है, और वो सजा अब तुम्हें भी मिलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। वी हल्का सा मुस्कुराए। उसने अपनी दोनों हाथ को अक के गर्दन में डाल दिया, फिर अदा से बोली,
अंडरस्को, तो क्या सजा दोगे तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डीफर डरा सकते हो? अगर ऐसा है तो चलो टीफर ट्राई करके देख लो। और जहां तक मुझे वाइफ और याद है, तुम भी मेरे साथ केफ करीबी इसलिए बढ़ा रहे थे क्योंकि तुम्हें टीफ थप्पड़ का बदला लेना था जो मैंने टीफ तुम्हें मारा था। आई एम राइट? कहते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई, मगर यह चमक बहुत खतरनाक थी। अब हैरान होने की बारी अक की थी। वो दोनों लड़ाई करते करते एक दूसरे के कितने करीब थे उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा घर था जहां पर इस वक्त अंधेरा था। यह महिमा का घर था। महिमा इस वक्त अपने रूम में थी। वो अचानक अंधेरा हो जाने से डरते हुए आसपास देखने लगती है। वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपनी पकड़ बेडशीट पर कसते हुए खुद से कहा, अंडरस्को, यह अचानक से लाइट कैसे चली गई? और मैंने तो विंडो खोली थी, वो कैसे बंद हो गई? कितना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पर। इतना कहते हुए वो बेड से उतरी और धीरे धीरे खिड़की की तरह बढ़ने लगी। वो किसी तरह खिड़की के पास पहुंच जाती है। उसने जैसे ही खिड़की को खोली, अचानक ही उसकी नजरें सामने लगे एक पेड़ पर गई। उस पेड़ के नीचे उसे एक परछाई दिखी जो काफी जानी पहचानी थी। उस परछाई को देखते ही महिमा की पकड़ खिड़की पर कस गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा, मगर अपनी घबराहट को किसी तरह दबाते हुए उसने खुद को रिलैक्स किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को। महिमा, तुम ज्यादा सोच रही हो, यह वो नहीं होगा। वैसे भी वो तुम्हें धोखा देकर जा चुका है। कहकर उसने अपनी आंखों को बंद किया, फिर खिड़की खोलकर रूम से बाहर निकल गई। महिमा धीरे धीरे किचन में पहुंची। उसे प्यास लग रही थी। उसने जैसे ही फ्रिज पर हाथ रखा, अचानक उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। उसे वहां पर हर जगह नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जैसे बहुत ही खतरनाक इंसान वहां मौजूद हो। महिमा के माथे से पसीना निकलने लगा। वो धीरे धीरे पीछे सड़कने वाली थी, पर अचानक से कोई उसका शोल्डर पकड़ लेता है। महिमा इस एहसास से ही जोर से चीखने वाली थी, मगर एक मजबूत और सख्त हाथों ने उसके मुंह को बंद कर दिया। फिर अपने होठों को महिमा के कानों के पास ले जाकर गर्म सांसों को छोड़ते हुए बहुत ही भारी आवाज में कहा, अंडरस्को, शश शश श। आवाज नहीं। तुम्हें पता है ना, मुझे चीखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। महिमा ने जैसे ही यह आवाज सुना, उसका रोम रोम डर से कांप उठा। उसकी काली गहरी आंखों में खौफ नजर आने लगा। वही वो परछाई महिमा की गर्दन को अजीब तरीके से स्मेल करते हुए हल्का मुस्कुराई। फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसके उसकी गर्दन को लिक करते हुए बोला, अंडरस्को, हम आज भी वही खुशबू है जो पहले थी। महिमा खुद को डरने से रोक रही थी। फिर उसने बहुत ही हिम्मत करके कहा, अंडरस्को, क्यों वापस आए हो? तुम छोड़ दो मुझे। वो परछाई उस पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए हल्का सा हंसा। उसकी हंसी किसी के भी दिल में डर को भर दे। वह आदमी जोर से महिमा के गर्दन पर काटते हुए अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, अंडरस्को, अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार जो मेरे कैद में आ जाता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। उसकी हंसी एक राक्षस की हंसी के समान थी जो पूरे किचन में गूंज रही थी। वही उस सुनसान सड़क पर अभी भी अक और वी मौजूद थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि किसी ने उन पर कब से नजर रखा हुआ है। एक पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, कैप लगाई थी, ब्लैक कलर का मास्क और आंखों पर ब्लैक कलर का शेड्स। उसके एक हाथ में गन भी थी। वो एक टक बस अक की कार को देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। वो आदमी पेड़ पर अपनी पांचों उंगलियों को चलाते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, हम अब खेल में ज्यादा मजा आएगा। कहकर वो हंसने लगा। उसकी धीमी हंसी रहस्य से भरी थी। उसने अक की कार की तस्वीर खींची और वहां से जाने लगा। वी और अक काफी देर तक एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। उसके बाद वी पैसेंजर सीट पर वापस बैठ जाती है तो अक उसे डेविल स्माइल करके देखते हुए कार को स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ महिमा पीछे पलटकर आसपास देखती है और डरते हुए बोली, अंडरस्को, कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा सामने आओ। लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। महिमा भागते हुए बाहर आ जाती है, पर वही टेबल से टकराकर वो जमीन पर गिर गई। उसे अपने घुटने में बहुत तेज लगी थी। वह अपना घुटना पकड़कर दर्द से करहाने लगी। अंडरस्को। आह! अचानक उसे जूते की आवाज सुनाई दी तो वो अंदर तक सिहर गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने ही दो जूते दिखे। वो उन जूते को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है।
तो उसे एक हट्टा कट्टा आदमी नजर आया, जिसके दोनों हाथ उसकी जेब में थे। बस उसका चेहरा ही अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी घुटनों के बल बैठा और महिमा के गाल को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, कहा था ना तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। कितना भगोगी, बोलो। उसकी धीमी हंसी जैसे ही महिमा के कानों में पड़ी तो वो अपनी आंखों को बंद करके जोर से चिल्लाई, अंडरस्को, प्लीज चले जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेले, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, जाओ यहां से। ठीक उसी वक्त लाइट आ गई। महिमा अभी भी चिल्लाई जा रही थी। जब चिल्लाते चिल्लाते उसका गला दर्द होने लगा तो वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसे सामने कोई नजर नहीं आया। वो डरते हुए आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। महिमा वही टेबल के पास घुटनों में अपने सिर को छुपाकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी वहम था, मगर दूर से ही कोई उसे अभी भी अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। उन आंखों में शैतानी चमक नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन वी और अक कार से बाहर आ चुके थे। वी उसे देखकर मुंह बना देती है और अक अपनी कार की चाबी गार्ड को देते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है। वी और अक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, एक तेज आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वी तो दरवाजे से टकराते टकराते बची। वो तो अच्छा हुआ अक ने पीछे उसे पकड़ लिया। वी एकदम से उसे खुद से दूर कर देती है। फिर उसने जैसे ही सामने देखा, शॉक हो गई। अक की आंखें छोटी हो गई थी। सामने ही मिसेज ओबरॉय आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी। उनके साथ ही रुक्मणी जी भी खड़ी थी, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वी दोनों को इस तरह देखकर अपने होठों को दबाती है, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो आखिर हुआ क्या है। मिसेज ओबरॉय एक नौकरानी को देखती है तो वह नौकरानी जल्दी से चावल का कलश दहलीज पर रखकर कोने में खड़ी हो गई। मिसेज ओबरॉय मुस्कुराते हुए वी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मैं बहुत खुश हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इस एंग्री बॉय ने, जो बहुत ही ज्यादा नालायक है, उसने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया तुमसे शादी करके। जब मिसेज राणा ने मुझे ये बताया, मैं कितनी ज्यादा खुश हो गई थी। ओह गॉड, मेरे सालों का सपना पूरा हो गया। मेरी वी मेरी बहू बन गई। ये सुनकर अक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही वी मुंह बनाकर अपने मन में बोली, अंडरस्को, ये बात तो बीफ बिल्कुल सही कहा। मुझे पाकर इस सीफ चक्र की किस्मत चमकने लगी है। आखिर में इतनी ज्यादा आई फॉर इंटेलिजेंट हूँ। कहते ही उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलकने लगा। मिसेज ओबरॉय अक को डांटते हुए बोली, अंडरस्को, और तुम नालायक कही के, तुमने ये सच हमसे छुपाया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहते ही वो प्यार से वी की आरती उतारती है और उसके माथे पर तिलक लगाती है। फिर हल्का सा चावल छिड़कते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, बेटा इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। फिर इस आलते की थाल में अपने दोनों पैर को रखकर इस सफेद चादर पर अपने पैरों को रखना। वीना समझी से उस कलश को और आलते की थाल को देखती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अक को देखने लगी। पर अक एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे घूरने लगा, जैसे बोल रहा हो, अंडरस्को, मुझे मत घूरो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये समझ भी मन में उसे कहती है, अंडरस्को, राक्षस। फिर वो उस कलश की तरफ अपने पैर को बढ़ाने लगी। उसने अपने होठों को दबाया और एक जोरदार किक उस कलश को मारा। कलश उड़ते हुए एक दीवार से टकराया। फिर वो कलश उड़ते हुए आकर सीधा अक की तरफ बढ़ने लगा। अक की आंखें धीरे धीरे छोटी होने लगी। वो कलश जैसे ही उसके माथे पर टकराता, वो एकदम से झुककर नीचे बैठ गया और वो कलश अक के पीछे से आ रहे मिस्टर ओबरॉय के सर पर जोर से लगा। आह! मिस्टर ओबरॉय की चीख सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर ओबरॉय अपने माथे को पकड़कर जमीन पर बैठे हुए थे। वी अपनी दांतों से अपनी जीभ को काट लेती है और मिस्टर ओबरॉय को देखने लगती है। अक उसे डांटते हुए बोला, अंडरस्को, यह क्या किया तुमने? इतनी जोर से कौन मारता है? अभी तो मेरा ही किस्सा खत्म होने वाला था। वी का मुंह फूल गया। उसने मिस्टर ओबरॉय को देखा, जो काफी दर्द में थे। वो जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ को पकड़कर गिल्ट भरी आवाज में बोली, अंडरस्को, एस फॉर सॉरी, डी फॉर दूसरे डैडी। वी की गिल्ट भरी आवाज सुनकर मिस्टर ओबरॉय ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उन्हें दर्द ही न हो रहा हो। वो अपने हाथ को अपने सर से हटाते हुए मुस्कुराकर वी को देखकर बोले, अंडरस्को, अरे नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता वैसे भी। कहकर वो अपने बालों में एटीट्यूड के साथ हाथ फेरते हैं। रुक्मणी जी उनके कंधे पर मारते हुए बोली, अंडरस्को, बेवजह हमें डरा दिया
और वैसे भी कलश इतनी जोर से भी नहीं लगा था। ये सुनकर मिस्टर ओबरॉय मन में रोते हुए बोले, अंडरस्को, कितनी जोर से लगा था ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा दिमाग ही फट जाएगा, पर मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकता। वी अभी भी हल्का घबराई हुई थी। उसने मिस्टर ओबरॉय को घूरा, फिर उनके सिर पर उस लाल निशान को देखते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन डी फॉर दूसरे डैडी, ये रेड रेड निशान हो गया है। हम डी फॉर डॉक्टर के पास चलते हैं। वो परेशान होकर मिस्टर ओबरॉय को अपने साथ लेकर जाने लगी, मगर मिस्टर ओबरॉय उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोले, अंडरस्को, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अक्वी को टोंट मारते हुए बोला, अंडरस्को, कैसे कुछ नहीं हुआ है? इतनी जोर से किसने कहा था इसे कलश को किक करने के लिए? इसने तो ऐसे किक मारा जैसे मॉम ने इसे फुटबॉल को किक करने के लिए कहा था। मिसेज ओबरॉय वी का बचाव करके अक को डांटते हुए बोली, अंडरस्को, ये सब तेरी ही गलती है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया धीरे से मारना था? मेरी प्यारी वी को क्या पता, वो थोड़ी ना रोज कलश को गिराकर घर के अंदर आती है। अक हैरानी से बोला, अंडरस्को, तो मैं कौन सा कलश गिराकर रोज घर के अंदर आता हूँ जो आप सब मुझे डांट रहे हैं? सारी गलती तो इसकी है, इस वोल्कानो बेबी की। इसे डांटिए। कहकर वो वी को घूरने लगा। वी मुंह फुलाकर बोली, अंडरस्को, तुम ज्यादा मत बोलो, सीफ चक्र कहीं के। दोनों को लड़ते देखकर रुक्मणी जी बीच में ही बोली, अंडरस्को, अरे शांत हो जाओ दोनों, अभी भी गृह प्रवेश के रस्म पूरी नहीं हुई, भी जल्दी चलो अंदर। दोनों को शांत कराकर रुक्मणी जी दोनों को दहलीज के पास खड़ा कर देती है, फिर वी को अंदर आने के लिए कहती है। वी उस थाल में लाल कलर के रंग को देखकर अपने दोनों पैर को उस थाल में रख देती है। उसके बाद उसने सफेद कलर की चादर पर अपने पैर को रखा। अक बहुत ही गौर से उसके पैरों को देख रहा था। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय मजाक उड़ाते हुए बोले, अंडरस्को, क्या हुआ? जिंदगी भर तुम्हें इसी कदमों में रहना है, ठीक से पहचान लो इन कदमों को। अक्रांत डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, डैड आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कहीं इसके पैरों की छाप उल्टी तो नहीं है। क्या पता मैंने किसी चुड़ैल से शादी की है। वोल्कानो बेबी, थोड़ा आगे चलो, मुझे तुम्हारे पैरों की छाप देखनी है, कहीं वो उल्टी तो नहीं है, क्योंकि चुड़ैलों की सारे लक्षण तुम में है, तो पैरों को भी मैं एक बार चेक कर ही लेता हूं। अक उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वी गुस्से से अपना पैर पटक देती है। उसने मिसेज ओबराय को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, आई फॉर आइटम सासू माँ, इसे देखिए। उसके मुंह से आइटम सासू माँ सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं, पर सामने वी थी तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए सभी इस बात पर ज्यादा हैरान नहीं हुए। मगर मिसेज ओबरॉय के गल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वी ने उन्हें आइटम कहा था। मिसेज ओबरॉय फिर आरती की थाली नौकरानी को थमा देती है और वी के माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, अंडरस्को, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे घर की बहू बनी। अगर यह हक तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। इतना कहते ही वो वी को देख मुस्कुराने लगी। तभी मिसेज ओबरॉय का फोन बजने लगा। उन्हें एक जरूरी फोटोशूट के लिए जाना था। रुक्मणी जी खुश थी, वो अपने दोस्तों को बताना चाहती थी कि भी उनके घर की बहू बनी है, इसलिए वह भी चली गई। मिस्टर ओबरॉय भी किसी काम से चले गए। अक भी ऑफिस जा रहा था। अक ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था और हमेशा की तरह एलिगेंट भी लग रहा था। वो अपनी टाई ठीक से बांधते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ को हल्का सा प्रेस करता है, तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अक के एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो जाते हैं। उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अंडरस्को, राज, क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? दूसरी तरफ से राज ने डरते हुए कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, ऐसी बात नहीं है। पर अक गुस्से में बोला, अंडरस्को, शट अप। इतना कहते ही उसने अपनी कोट को अपने हाथ में टांगा और वहां से जाने लगा। 5 मिनट बाद वह तेज रफ्तार से रूम के अंदर आता है। वी जो सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी, अचानक ही वो जोर से चीखी। अगले पल भी अक के कंधों पर लटकी हुई थी और अक उसे बाहर ले जाकर अपनी कार में फेंक देता है। फिर कार के अंदर बैठते हुए ड्राइवर को घूरना लगा। ड्राइवर डरते हुए जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में ही वो लोग अक के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अक फुल एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकला। फिर उसने घूर के कार के अंदर देखता है। वी गुस्से में कार के अंदर बैठी थी। वो अपने फोन अक के सिर पर मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम्हें ऑफिस आना था,
तो मुझे क्यों जेफ जबरदस्ती लेकर आए हो? अक के कपड़े भी कुछ सही नहीं थे, क्योंकि कार में वी ने उसे बहुत बार पीटने की कोशिश की थी। बहुत ही मुश्किल से अक ने खुद को बचाया था। वो वी को गुस्से में देखते हुए बोला, अंडरस्को, चुड़ैल कहीं की। फिर जैसे ही उसने जमीन पर टूटा हुआ फोन देखा, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वी को जबरदस्ती कार से बाहर निकाला। वी के हाथ में इस वक्त एक और फोन था। वो उस फोन को अपने जेब में रखती है, फिर मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, देखो तुम्हारा एफ फोन मैंने तोड़ दिया। बीफ बेचारा बेमौत मर गया। इतना कहकर वी हंसने लगती है। तभी अक उसके गालों को सहलाते हुए बड़े ही आराम से बोला, अंडरस्को, मेरी भोली वोल्कानो बेबी, गौर से देखो, वो मेरा नहीं तुम्हारा फोन है। इतना कहते ही वो वी की जेब से अपना फोन निकाल लेता है। वही वी शौक होकर जमीन पर पड़े फोन को देखती है। ये सच में उसका फोन था। वी का चेहरा अब देखने लायक था। अक को मन ही मन उसकी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अक के पीछे भागते हुए गुस्से में बोली, रुको अंडरस्को, ये सब तुम्हारे केफर कारण हो रहा है। मेरे पीफो फोन का एमफो मर्डर तुमने किया है। मुझे दूसरा फोन चाहिए। वी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि मिसेज राणा ने उसके अकाउंट पर फूल नजर रखी हुई थी और वो उसे कभी भी बेफिकुल का खर्चा नहीं करने देती थी। इसलिए वो सारे डिमांड्स मिस्टर राणा से पूरा करवाती थी। पर अभी मिस्टर राणा यहाँ नहीं थे, इसलिए वो अक को फोर्स कर रही थी कि वो उसे नया फोन ला कर दे। अक ये सब जानता था। वो उसे परेशान करने के लिए उसे इग्नोर कर रहा था। आज अक अपनी पर्सनल लिफ्ट से ना जाकर दूसरे लिफ्ट से गया था, जिस कारण सभी एम्प्लॉय उसे देख पा रहे थे। पर अक के चेहरे पर मास्क था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अक को देखते ही सभी डरते हुए अपनी जगह पर दुबक कर बैठ जाते हैं और काम करने का नाटक करने लगते हैं। एक लड़की जो अक को देखते ही अपने होश खो बैठी। यह वही एम्प्लॉय थी जो सालों से अक को बहुत पसंद करती थी और उसकी एक झलक पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाती थी। अक को देखते ही वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में पागलपन नजर आने लगा। मगर जब उसने वी को अक के पीछे भागते हुए देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वी अक के हाथ को पकड़ लेती है और अक उसे इग्नोर करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है, तो वी भी लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर में लिफ्ट बंद हो गई। सभी एम्प्लॉयज हैरान थे और बातें बनाने लगे, क्योंकि अक कभी किसी लड़की के साथ दिखाई नहीं देता था। पिछली बार भी वह वी को लेकर आया था, पर पर्सनल लिफ्ट से। तब किसी को भी कुछ पता नहीं चला था। एक एम्प्लॉय ने कहा, अंडरस्को, कहीं ये सर की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। सभी ऐसे ही बातें बना रहे थे। जो लड़की अक को पसंद करती थी वो कसके अपने पैन को पकड़कर टेबल पर मारते हुए मन में बोली, अंडरस्को, नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ मेरे हैं। ऐसे कैसे उनकी जिंदगी में कोई आ सकता है? मैं सबको खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों में अक के लिए जुनून दिख रहा था। वो पेन को कस के पकड़ लेती है। वही अक अपने केबिन में जैसे ही पहुंचा, वी गुस्से में उसे अंदर धक्का दे देती है और केबिन का डोर बंद कर देती है। उसने अक को धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया, फिर उसके ऊपर बैठकर उसे एक मुक्का मारते हुए बोली, अंडरस्को, तुम मुझे डीफ दूसरा फोन दिलाओगे या नहीं? पर अक जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरे जा रहे थे। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज तो सुनाई दी, तो दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह पलटकर जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर एक आदमी बैठा था, जिसे देखते ही दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। अक गुस्से में उस आदमी को घूरने लगता है। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। अक जिस आदमी को गुस्से में घूर रहा था वो और जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए अक से कहा, अंडरस्को, अक्रांत ओबरॉय, एक लड़की से मार खाएंगे, मैंने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। सो सैड। ये सुनकर अक गुस्से में बोला, अंडरस्को, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आदमी वी को देखता है तो वी मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, कभी एल्फ लड़की नहीं देखी क्या आपने, जो मुझे घूर रहे हैं? वो आदमी वी के एटीट्यूड को देखकर हल्का मुस्कुराया, फिर जवाब देता है, अंडरस्को, देखा है ना, पर तुम्हारी जैसे कभी नहीं देखी। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। अक अलर्ट हो गया। वो जल्दी से वी को अपनी बाहों में भरते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा आप अपनी नजर कहीं और रखें। इसकी तरफ देखने की कोशिश भी मत करिए। सी इज माई वाइफ। वो आदमी अक्रांत के पजेसिव नेचर को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेता है, फिर इंटरेस्ट के साथ बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें जलन हो रही है एंग्री बॉय?
इतना कहकर वह इंसान वी को देखने लगता है। वह जानने की कोशिश कर रहा था आखिर वी में ऐसा क्या है जो अक उसके लिए इतना पजेसिव हो रहा था। उस इंसान के बार बार घूरने से अक अपनी बगल में रखे टेबल से फ्लावर वास उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। तभी उस आदमी ने जल्दी से फ्लावर वास को पकड़ लिया और टेबल पर रखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अंडरस्को, तो तुम अब अपने भाई को मारोगे? भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूं। अक एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, अंडरस्को, आई डोंट केयर मिस्टर ध्रुव ओबरॉय। वी जैसे ही सुनती है कि सामने बैठा इंसान अक का बड़ा भाई ध्रुव ओबरॉय है, तो अचानक उसकी आंखों के सामने महिमा का चेहरा आने लगा। महिमा को रोता हुआ चेहरा जैसे ही उसकी आंखों के सामने आया, वो अपनी पकड़ अक की शर्ट पर कस देती है और दुश्मनी भरी भाव से ध्रुव को देखने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट था। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अक्ल से मिल रही थी, खासकर वह डरावनी आंखें और बोलने का डोमिनेटिंग अंदाज। वी ध्रुव को ऊपर से नीचे तक घूर के मन में बोली, अंडरस्को, कहीं यही वही तो नहीं है जिसने महिमा को डीफ धोखा दिया था? अगर ऐसा है तो यह मेरे डीफ दुश्मन हुए। वीफ वोल्कानो, तुमने कितनी आसानी से इस डीफ धोखेबाज को ढूंढ लिया। अब बस इन्हें एसफ सबक सिखाना बाकी है। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इन्होंने किससे डीफ दुश्मनी मोल ली है। इतना कहते ही वो एक्सप्रेशन लेस भाव से ध्रुव को देखती है, जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अक और ध्रुव एक दूसरे का घूर रहे थे और वी तो खुद अपने ही प्लान में बिजी थी। तभी केबिन के अंदर एकदम से राज आ जाता है। अब सभी राज को घूरने लगे तो राज डरते हुए हड़बड़ा जाता है। फिर उसने ध्रुव को देखकर कहा, अंडरस्को, सर वो मीटिंग। ध्रुव अपने कोट को सही करते हुए खड़ा हो गया। फिर उसने डोमिनेटिंग वॉइस में वी से कहा, अंडरस्को, लिटिल गर्ल, मैं तुमसे वापस आकर मिलता हूं। आखिरकार हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे तुम्हें कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। इतना कहते ही वो जाने लगा तो वी एकदम से खड़ी होकर बोली, अंडरस्को, वापस आकर क्यों? हम अभी साथ चलते हैं। अक उसे हैरानी से देखता है तो ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही वी बोली, अंडरस्को, मैं मीटिंग में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। वो जबरदस्ती आगे आगे भाग जाती है। अक के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे चिढ़ाने के लिए ध्रुव हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वहां से चला जाता है। अक काफी देर तक केबिन में गुस्से से सामान को तोड़फोड़ रहा था। जब उसके दिल में लगी आग शांत नहीं हुई तो वह गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, राज मीटिंग में चलो। राज हैरानी से बोला, अंडरस्को, पर सर आपकी तो दूसरे मीटिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अक उसे इग्नोर करते हुए गुस्से से निकल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।